चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1.5 लाख। ठीक, बिजनेस स्टार्ट किया कैश ला के। शुरुआत में जो पैसा लगाया तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। शुरुआत में जो कैपिटल लगाए हैं किस फॉर्म में लगाए हैं, कैश के फॉर्म में। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। और क्योंकि कैपिटल है ये तो इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, घटा तो डेबिट। तो यहाँ पे तो कैपिटल ला रहे हैं तो कैपिटल बढ़ रहा है ना, 1.5 लाख से कैपिटल बढ़ गया। और किस फॉर्म में आया, कैश के फॉर्म में आया तो कैश बढ़ा। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आपके दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन चल सकता है कि कैपिटल लाएं तो कैश लाएं, क्या आप बोलना चाह रहे हैं। इसलिए हम ये बोलना चाह रहे हैं, जब हम कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, या कुछ दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा, मतलब दो इफेक्ट होगा हमेशा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसेट्स बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है, दोनों यहाँ पे बढ़ ही रहा है क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है प्रोप्राइटर का। ये हो गया। अगर बिजनेस के रूप से देखें तो कैपिटल बिजनेस मतलब एंटिटी के लिए कैपिटल लायबिलिटी नहीं होता है, लेकिन मालिक का है इसलिए इसको कैपिटल बोलते हैं। तो छोड़िए, बेसिकली कैश किस फॉर्म में, कैपिटल किस फॉर्म में आया तो कैश के फॉर्म में आया, तो ये एसेट्स है। एसेट्स बढ़ा तो डेबिट और कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। अब दिमाग मतलब एक क्या लेते हैं समझिए कि डबल इफेक्ट होता है, इसलिए दो दो इफेक्ट हर चीज़ का जाएगा। दो जगह 4 4 21। इंश्योरेंस पेड बाई चेक ₹6,000। हमने चेक के थ्रू इंश्योरेंस पेमेंट किया। तो मतलब चेक पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया तो बैलेंस मेरा कहाँ से कटता है, बैंक से कटता है। ठीक है, मेरा बैंक बैलेंस घट जाएगा। तो इंश्योरेंस मेरे लिए क्या है, खर्चा है। इसका जनरली बेनिफिट 1 साल का होता है, इंश्योरेंस 1 साल के लिए होता है, हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया हमारे लिए। इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, खर्चा है, तो खर्चा बढ़ा तो डेबिट कितना से 6,000 से। टू कैश दिए नहीं है, चेक दिए हैं, और चेक का पेमेंट बैंक से होता है, तो यानी कि मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक अकाउंट प्रॉब्लम। इंश्योरेंस पेड बाई चेक। इसका भी दो एंट्री कर सकते थे, लेकिन हम मानते हैं कि एक ही दिन में जाकर उसने डिपॉजिट करा दिया होगा और मेरे बैंक बैलेंस से पैसा कट गया होगा। ये दो एंट्री हो गया हम लोग का। 8 वाला देखते हैं। 8 4 4 पेड रेंट, मैंने पे किया यानी कि कैश में उसे पेमेंट कर दिया। रेंट हमारे लिए, रेंट पे किया, किसकी पेमेंट किया, उसको रेंट के लिए। तो रेंट हमारे लिए क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक है, कि हम सर्विस ले रहे हैं इस फ्लैट का, तो रेंट अकाउंट डेबिट। खर्चा है, खर्चा बढ़ा तो डेबिट। कितने का, रेंट है 2,000 का। तो हम दिए हैं, पेड किए हैं, तो नहीं लिखा तो मांग चलेंगे कैश में पेमेंट। कैश अकाउंट रेंट पेड प्लस ये इंटरेस्ट क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 1,500 गिवन एज चैरिटी। अब देखिए, हमने जो सामान खरीदा होगा कभी, अब चैरिटी कर रहे हैं, तो चैरिटी कर रहे हैं यानी कि किसी को फ्री में दे रहे हैं। चैरिटी दान होता है, दान मीन्स एक्सपेंस हो गया आपके लिए, क्योंकि दे रहे हैं किसी को तो एक्सपेंस है ना, खर्चा है। खर्चा हुआ तो डेबिट। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। अब हम गुड्स दिए हैं, गुड्स के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, परचेज या सेल यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए गुड्स जो हमने खरीदा था वो प्रोडक्शन में या तो यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बेचते हैं, या फिनिश गुड्स बेचते हैं, या फिर उसको डायरेक्ट अपने पास स्टॉक गोडाउन में रखते हैं, उसको फिर बेच देते हैं। ये तो करते हैं, लेकिन अब इसको हम बेचेंगे तो नहीं। तो जब कोई भी चैरिटी या सैंपल में हम गुड्स किसी को फ्री में दे देते हैं, गुड्स मतलब क्या है कि जिस प्रोडक्ट को हम यूज करने वाले थे सेल करने के लिए या प्रोडक्शन में, अब उसको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो हम परचेज को लेस कर देते हैं, क्योंकि अब जब सेल करेंगे तो सेल के अगेंस्ट में, जैसे 10 का सामान अगर हम 15 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट अगर कोई पूछेगा हमसे तो कैसे निकालेंगे, 15 का सेल माइनस 10 का परचेज, तब ना 5 रुपये प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने परचेज तो कर दिया 10 का, लेकिन फ्री में दे दिया।
दान हो तो हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछा कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, कैसे लिखिएगा? तो पूछा कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि सेल 0 और परचेज 10, तो -10 रुपये आ जाएगा, यानी कि लॉस हो गया आपको। ऐसा तो हुआ नहीं है। एक्चुअली में क्या हुआ कि आपने दान दिया है, तो सेल 0 तो परचेज भी 0, तो लॉस नहीं हुआ, 0 मतलब लॉस आएगा क्या, 0, क्योंकि ना सेल किए हैं और ना उसके अगेंस्ट उसका कॉस्ट भी नहीं दिखा रहे हैं, 0। यहाँ पर देखिए, परचेज करने से क्या हो गया कि अब आपने परचेज वहाँ पे कम कर दिया। जैसे कि सेल जितने का करते हैं ना, जो सामान हम सेल करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ उसी का कॉस्ट उसमें से लेस करते हैं। जो सामान हम सेल किए हैं उसी का कॉस्ट उसमें से लेस करेंगे। अब तो मान लीजिए 15 का कोई सामान था, 1500 का, उसको हम 2000 में बेचने वाले थे, लेकिन अब तो बेच नहीं पाएंगे क्योंकि वो दान हमने कर दिया। तो जो सेल आएगा, मान लीजिए टोटल सेल 1 लाख का दिखेगा, इसमें से ये 1500 वाला सामान तो उसको दान कर दिए, तो बेचे हैं नहीं। तो ये 1500 भी तो मान लीजिए सेल का जो दिख रहा है, 1 लाख मान लीजिए सेल दिख रहा है अभी टोटल, ठीक है, और हमने सामान जो खरीदा था 50,000, मतलब 51,500 का सामान खरीदा, 1 लाख में बेच दिया, जिसमें से 1500 का सामान हमने दान में कर दिया। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए कि जो सेल किए हैं उसका कॉस्ट क्या था, अब क्या बोलिएगा कि 51,500 था? एक्चुअली में ऐसा नहीं था, क्योंकि जो आपने सेल किया है वो 1 लाख में किया है और उसका कॉस्ट सिर्फ 50,000 रुपया था, क्योंकि 1500 का सामान तो आपने फ्री में दान कर दिया। एक्चुअल प्रॉफिट वहाँ पे निकला 50,000 रुपया। लेकिन अगर इसको आप लेस नहीं करते तो आपको क्या इतना दिखता प्रॉफिट, 48,500। तो हम लोग सही प्रॉफिट दिखाने के लिए कोई भी दान में अगर घुस दे देते हैं या कोई प्रोडक्ट जल जाता है, उसको अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं, परचेज को कम कर देते हैं, तो अपने आप सही रिकॉर्ड हो जाता है और उसको खर्चा अलग से बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हमने किया है कि परचेज में से उतना 1500 घटा देंगे और अलग से खर्चा बुक करेंगे जिसका नाम होगा चैरिटी अकाउंट, क्योंकि चैरिटी तो हमने दान तो किया है ना, तो हमारे लिए एक्सपेंस तो हुआ है, तो इसलिए एक्सपेंस दिखाएंगे, साथ के साथ परचेज को भी कम कर देंगे, ठीक है, ताकि ट्रू प्रॉफिट निकले। तो हमने क्या किया, पहले परचेज एक्सपेंस हुआ है किस फॉर्म में हुआ, चैरिटी के फॉर्म में। चैरिटी यहाँ लिख देंगे कितने काम में किया हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1500 काम में चैरिटी, ठीक है। अब कहाँ से किया, तो जो परचेज हमने किया था, जो एक्सपेंस किया था, वहां से किया। तो अब ऑलरेडी परचेज को हम एक्सपेंस बना चुके थे, तो दोबारा से अब इसको अगर हम एक्सपेंस बना रहे हैं तो डबल एंट्री हो जाएगा ना, एक तरीके से देखा जाए तो। इसीलिए उसको हटाने के लिए हम परचेज को कम कर दे रहे हैं, यानी कि बता रहा हूँ मैं, पर इसको यहाँ पे फिलहाल परचेज आप लिखिए, परचेज अकाउंट। मैं समझा देता हूँ कि कैसे हो रहा है। देखिए, आपका टोटल मान लीजिए परचेज था 50 का, परचेज था 50,000 का, ठीक है। अब इसमें से ये सामान आया, इसमें से 50 में से ना आपने सेल कर दिया, इसमें से जो 48,000 का वैल्यू था ना, 48,500 का, इसको आपने अलग से सेल कर दिया और चैरिटी कर दिया 1500 का, ठीक है। देखिए, आपने इसको तो एक्सपेंस बुक ही कर लिया पहले से, 50,000 पूरा एक्सपेंस बुक हो गया। अब जो सेल होगा, तो सेल तो सिर्फ इतना, इसमें से 48,500 का ही सामान बिका है। अब जितना भी बेचे हो हमको मतलब नहीं है, लेकिन उसका कॉस्ट जो था 48,500 ही था। लेकिन जब प्रॉफिट निकालिएगा तो 48,500 डालना होगा, लेकिन यहाँ तो 50,000 आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, इसलिए क्या करेंगे, इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो परचेज शुरू में डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट कर देंगे, यहाँ हमने क्रेडिट कर दिया। अब क्योंकि 1500 यही तो खर्चा ही है मेरा ना, ये खर्चा को कम कर दिए, मतलब परचेज को कम कर दिए और चैरिटी दिखा दिए यहाँ पे, ये वाला खर्चा है। जैसे कि एक जेब से पैसा निकाल कर दूसरे जेब में डाल दिए, यहाँ पे परचेज के नाम से खर्चा मान रहे थे, अब चैरिटी के नाम से खर्चा मान रहे हैं। बात तो बराबर ही है, खर्चा तो 50,000 ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे 48,500 का, ये 1500 का, आप टोटल जोड़िएगा तो ये भी 50,000 आ रहा है। टोटल तो खर्चा आपको 50 ही हुआ, लेकिन दोनों अब अलग अलग पता चलेगा कि सेल करने के लिए कितना का हमने सामान यूज किया। जितना का सेल किए हैं उसमें 48,500 वाला सामान यूज हुआ है, और जितना दान दिए हैं उसमें 1500 का ही सामान यूज हुआ है। तो अब सेल का प्रॉफिट भी प्रॉपर निकल जाएगा और पता भी चल जाएगा हमने दान एक्चुअली में कितना दिया। इसलिए ऐसे एंट्री करते हैं अलग अलग। होपफुली अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम अलग अलग एक्सपेंस क्यों दिखाएं, परचेज के नाम से क्यों नहीं दिखाएं, क्योंकि परचेज भी तो एक्सपेंस ही है। तो बेसिकली हम प्रॉफिट सही दिखाना चाहते हैं, मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि जितना का सामान बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट में उतना ही कॉस्ट दिखाइए। सामान हमने 48,500 का बेचा है और बाकी तो दान कर दिया, तो इसलिए परचेज 48,500 दिखेगा। अब 1500 इधर दिखेगा। कंसेप्ट हो सकता है आप लोग को क्लियर हो गया हो। ये हो गया, अब 14 पे आते हैं।
14,4 में क्या किया 14,000 से परचेज ऑफिस फर्नीचर को 11,200। तो मैंने क्या बोला था कि जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उसको परचेज या सेल कीजिएगा तो यूज क्या करते हैं, परचेज करके बाद गुड्स के जगह पे परचेज लिखते हैं, और गुड्स सोल्ड जब करते हैं तो सेल के जगह गुड्स के जगह पे फिर वहाँ सेल लिखते हैं, क्योंकि गुड्स था कॉमन वर्ड यूज होता है, गुड्स परचेज किए तो परचेज, सेल करेंगे तो सेल। लेकिन जिसमें आप डील नहीं करते हैं, जिस प्रोडक्ट में आप नॉर्मली डील नहीं करते हैं, उसको उसके नाम से दिखाते हैं। फर्नीचर है ये, तो ये एसेट्स है, ठीक है, और ये इसको इनकम मानते हैं, और ये असेट्स है। मोर देन 1 ईयर चलेगा ना, तो इसको इसके नाम से दिखाएंगे, तो इसको गिनती क्या करेंगे, असेट्स बढ़ा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, असेट्स बढ़ा तो डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे कितने का, 11,200 का सामान हमने खरीदा फर्नीचर। ये मोर देन 1 ईयर चलेगा, तो फिक्स असेट हो गया, फिक्स असेट को नाम से दिखा। अब यहाँ लिखा नहीं है कि क्रेडिट में खरीदे हैं कि कैश में खरीदे हैं। आपने भी देखिए, ना यहाँ कैश का यूज वर्ड यूज किया है, ना कैश पेड यूज किया है, ना ही किसी का नाम दिया है। जब किसी का नाम भी नहीं देना, तो इसका मतलब हम मान लीजिए आप फर्नीचर खरीदने गए, ठीक है, आप दुकान पे गए फर्नीचर खरीदने और आ गए। अब बताइए, आपसे कोई पूछा कि आपने सामान खरीदा, तो हाँ कितने का, तो आपने बताया 11,200 का। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वहाँ गए तो 11,000 रुपया, 11,200 दिए और उससे सामान लिए और घर आ गए, ठीक है। तो इसका अब यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, लेकिन तब भी हम मानेंगे कैश, क्योंकि उसके नाम भी तो नहीं लिखा है ना किससे आप सामान खरीदें। नाम दिया तो समझते कि हम उससे उधार में खरीद के लेके आए हैं, लेकिन यहाँ नाम नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमने उसको कैश में पेमेंट किया है, सामान लेके आ गए। कैश लिखा नहीं है तभी मानेंगे कैश को, लेकिन यहीं पे अगर नाम लिख देता तो फिर हम समझते हैं क्रेडिट में लेके आए हैं, तभी उसका नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश। कैश के जगह पे कुछ नहीं लिखा तो बैंक भी लिख सकते हैं, कैश या बैंक कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही तो असेट्स। अकाउंट 11,000, फर्नीचर परचेज, ये वाला, ठीक है, फर्नीचर। अब टाइम पे देखो, 14 के बाद 20 सही है, 20 को आते हैं। कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पज, हाउस होल्ड मतलब घर के लिए खर्चा किए, कैश विड्रॉ किए अपने घर के लिए, अब तो अपने घर के लिए कर रहे हैं तब तो वो बिजनेस का खर्चा है नहीं। और एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं तो सिर्फ बिजनेस वाला खर्चा का रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा नहीं कि आपके घर का कोई खर्चा होगा तो बिजनेस में डाल दीजिएगा। ये आपका घर का खर्चा है, तो यानी कि आप ये ड्राइंग कर रहे हैं, पर्सनल पर्पज के लिए ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि ये कैपिटल घटा रहे हैं। यहाँ पे एंट्री क्या होगा, ड्राइंग, ड्रॉ किए हैं पैसा। अगर बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं तो यहाँ लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन पर्सनल पर्पज के लिए लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग कैपिटल का पार्ट होता है, कैपिटल घट रहा है ना, तो डेबिट, ड्राइंग को डेबिट कर दिया टू, ड्राइंग किए हैं टू कैश, कैश निकाला है उसने, कैश अकाउंट, कैश निकाल के लेके अपने घर में कुछ काम करेगा, तो 5,000 रुपया हाँ निकाला कैश में, अकाउंट ड्रॉन, तो हाउस होल्ड घर के लिए खर्चा, अब 24, 24, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश रुपीज 1,200, इंटरेस्ट रिसीव किया कैश में कितना, 1,200। हमारे पास क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 1,200। इंटरेस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट मिला है ना, कैश क्यों मिला है, आप क्योंकि आपका इंटरेस्ट अर्न हुआ था, इंटरेस्ट अर्न हुआ, इंटरेस्ट अर्न हुआ यानी कि इनकम हुआ, इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है ना, और इंटरेस्ट अर्न करके आपको मिल भी गया, इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, इनकम है, और इनकम रिसीव हुआ है किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। इनकम बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, क्रेडिट, रेवेन्यू है ना, इंटरेस्ट क्या है आपके लिए, रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर दिए 1,200 से, और इसको रिसीव कैसे किए हैं, कैश के फॉर्म में हमको रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हो गया, इंटरेस्ट इनकम हुआ तो डेबिट क्रेडिट, और कैश किस फॉर्म में मिला, सॉरी इंटरेस्ट किस फॉर्म में मिला, तो कैश के फॉर्म में मिला, कैश के फॉर्म में मिला तो एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया तो इंटरेस्ट
इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे कि सोर्स है क्या है तो इंटरेस्ट है, किस सोर्स से आया तो इंटरेस्ट से आया, किस फॉर्म में आया तो कैश के फॉर्म में आया, कैश आया तो डेबिट, इंटरेस्ट बढ़ा क्रेडिट, ये रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, ये पता है। कैश सेल्स 2300 रुपये, यहीं पे कर दे रहा हूँ अब, 22,30, कैश सेल किए यानी कि कैश में सेल किए तो कैश आया मेरे पास तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने से 2,300, टू सेल किए हैं तो सेल हमारे लिए क्या है रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या करते हैं क्रेडिट, सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे हम क्रेडिट, इन सेल्स मेड, सेल हमने किया 28, दूसरा देखते हैं 28 क्या हुआ, कमीशन पेड बाई चेक, चेक से पेमेंट किए हैं तो ये कहाँ से कटेगा मेरे बैंक में से पैसा कट जाएगा, तो इसका एंट्री क्या होगा 28 को, कमीशन हम पे किए हैं पेड, पेड बाई चेक यानी कि पे किए हैं तो कमीशन हम पे किए हैं, कमीशन मेरे लिए क्या हो गया अभी यहाँ खर्चा हो गया क्योंकि इसका बेनिफिट तो हम ले चुके हैं, कमीशन तभी तो पेड किया है ना क्योंकि इसका कुछ हमने बेनिफिट लिया होगा, कमीशन, कमीशन अकाउंट, कमीशन क्यों पे करते हैं, मान लीजिए कोई मेरे बिहाफ पे काम कर दिया, ठीक है, डील विल मेरे लिए क्रैक किया है, हमने कमीशन दे देख लो 5% तुम कमीशन, कमीशन मेरे लिए क्या होगा खर्चा होगा क्योंकि वो मेरे बदले में कुछ सेवा मुझे दे रहा है, मतलब मेरे बदले में कोई काम कर रहा है तो मुझे सर्विस दे रहा है तो सर्विस के बदले में कमीशन चार्ज किया, कमीशन हमने उसे दे दिया, कमीशन मेरे लिए क्या होगा खर्चा, किस फॉर्म में दिया तो चेक में दिया, तो चेक से पेमेंट किया है तो चेक, चेक अगर हम देते हैं किसी को तो मेरे बैंक से बैलेंस कटता है, यानी कि बैंक बैलेंस घटेगा मेरा, बैंक असेट से बैंक घटा तो क्रेडिट, तो मेरे लिए 3,000 का बैंक से पैसा कट जाएगा, ठीक, कमीशन पेड, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला हो गया कमीशन पेड, खर्चा था तो डेबिट, और किस फॉर्म में होगा तो बैंक से पेमेंट हो जाएगा, चेक दिए हैं तो बैंक से ही कटेगा पैसा बैंक अकाउंट, अब देखते हैं 29, 4, 4, टेलीफोन बिल पेड बाई चेक, मैं क्या किया टेलीफोन बिल किया, टेलीफोन क्या एक्सपेंस है टेलीफोन बिल, मतलब हमने एक महीना यूज किया, पोस्टपेड मान लीजिए सिम था मेरे पास, मैंने एक महीना यूज किया उसका फिर पेमेंट कर दिया 7 महीना खत्म होने के बाद, टेलीफोन क्योंकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है तुरंत बेनिफिट ले लिए, तो टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, तो टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट टू, चेक से पेमेंट किया तो चेक से पेमेंट किया तो ये कहाँ से जाएगा बैंक से कट जाएगा पैसा, तो टू बैंक अकाउंट का टेलीफोन, अब देखिए पेमेंट फॉर सैलरी इन कैश, इसको सारे क्या किया है सैलरी किया है, सैलरी कब पेमेंट करते हैं महीने के अंत, तो किसी ने मुझे सर्विस दिया है कुछ सर्विस दिया हुआ तभी तो उसे सैलरी दे रहे हैं ना, तो सर सैलरी क्या हो गया मेरे लिए एक्सपेंस है, इसका बेनिफिट तुरंत मिल जाता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट सैलरी बाई कर लीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश में हमने पेमेंट किया तो कैश घट गया 12,000, 12,000, सैलरी पेड, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और कैश क्या है एसेट्स है, एसेट्स घटा तो क्रेडिट, सैलरी हमने पेमेंट किया तो सैलरी खर्चा है, और किस फॉर्म में पेमेंट किया तो कैश के फॉर्म में, तो कैश एसेट्स का घट गया, घटा तो क्रेडिट, होपफुली आप लोग को ये जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और खुद से आप जो भी बुक पढ़ते हैं उसका इलस्ट्रेशन बनाइए, एक दो इलस्ट्रेशन, अगले क्लास में मैं और आपको दिखाऊंगा आगे का एंट्री, उसके बाद होमवर्क दूंगा, आज के लिए इतना ही, तो फिर से आप लोग खुद से रिवाइज कीजिए, खुद से बनाइए, पीछे आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे जर्नल एंट्री है, आप इसको पेन से नोट करके आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के यहाँ से नोट करके और फिर खुद से इसको बनाने का कोशिश